अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की मुतनाज़ा तकरीर पर लिया नोटिस। 8 दिसंबर को वीएचपी के प्रोग्राम में जस्टिस यादव ने की तकरीर ने खड़ा कर दिया था बड़ा तनाज़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीद दिवस आसाम तहरीक के लिए खुद को वक्फ करने वालों को याद करने का है दिन। शहीद दिवस हम सबको तरक्की याफ्ता आसाम के लिए काम जारी रखने की देता है तरगीब। अपोजिशन और हुकूमत के अरकान के दरमियान टकराव, पार्लियामेंट में हंगामा और शोरगुल के मनाजिर। कार्रवाई दिन भर के लिए कर दी गई मुलतवी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क की तोसी और ड्रेनेज के काम के नाम पर 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद को किया गया मुनहदिम। मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट से रुजू। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान ने दिल्ली में बांग्लादेश के सिफारत खाने के बाहर किया एहतजाज। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम किए जाने का लगाया इल्जाम। दिल्ली आप पार्टी के साबिक एमएलए ताहिर हुसैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल। मुस्तफाबाद असेंबली से करेंगे मुकाबला। शाम में मिलिट्री ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के कमांडर अहमद शराह ने मोहम्मद अल बशीर से की मुलाकात। मोहम्मद अल बशीर को शाम में वली हुकूमत की तश्कील की जिम्मेदारी सौंप दी गई। शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के 250 से जायद हमले, कई मुकामात पर लगी आग। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर अपने पहले सरकारी दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। और पेश हैं खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के मंगल को विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के एक प्रोग्राम में तकरीर से मुताल्लिक शाये होने वाली अखबारी रिपोर्ट्स पर नोटिस लिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस सिलसिले में हाई कोर्ट से तफसीली मालूमात तलब की गई हैं और इस मामले पर गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के एक प्रोग्राम में जस्टिस यादव की तरफ से दी गई तकरीर ने बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। एसपी की रुकने पार्लियामेंट इकरा चौधरी ने संबल तशद्दुद केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान की मजम्मत की है। इससे पहले जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि मुल्क अक्सरियत के मुताबिक चलेगा। बहुत अफसोसजनक टिप्पणी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जज की, और उनके मुंह से इस तरह की भेदभाव की भावना उत्पन्न होना बहुत ही गलत है और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तो मेरी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है इसको लेकर के? जी, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संज्ञान लिया गया है तो वहाँ से न्याय भी मिलेगा और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की भावना अपने मन में रखकर ऐसे पदों पर बैठे हैं जहाँ से हमारा देश चल रहा है, तो उनको खास तौर पर सेंसिटिवाइज
करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगी। सदन नहीं चल रहा, किरण रिजिजू कह रहे हैं आप लोग तमाशा कर रहे हैं, हॉलीडे मना रहे हैं हंगामा करके। देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो तो तो सदन भी चलेगा, लेकिन अगर सरकार सिर्फ अपनी कार्रवाई करना चाहती है तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष भी एक वजह से यहाँ पर मौजूद है। हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, संभल का मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इन पर जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, और वो क्योंकि तैयार नहीं है इसीलिए सदन नहीं रुक रहा है। वो लोग जवाब देंगे तो सदन चलेगा ज़रूर। पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में आज अदानी और जॉर्ज सोरोस के मामले को लेकर हुक्मरान और अपोजिशन जमात के दरमियान नारेबाजी और इल्जामात के बाद जबरदस्त हंगामा और शोरगुल देखा गया। इसकी वजह से कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले सुबह स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया था। दोपहर 12 बजे के बाद डिप्टी स्पीकर दिलीप साइका कार्रवाई चलाने के लिए आए। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस के अरकान से माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस की क़यादत के दरमियान क्या रिश्ता है वो सामने आना चाहिए। मरकजी वजीर के इस रिमार्क पर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के अरकान ऐवान के वस्त में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। मुसलसल शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई भी नहीं चल पाई। कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने जब कांग्रेस लीडर्स के जॉर्ज सोरोस के साथ ताल्लुकात को लेकर इल्जामात लगाए, अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस के अरकान खड़े हो गए और एहतजाज करने लगे। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर रिश्वत कबूल करने का इल्जाम लगाया। इससे पहले कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस बैरूनी ताकतों का आलेकार बनकर मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। ऐवान के शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के लीडर जयराम रमेश ने तस्दीक की है कि राज्यसभा के सदरनशीन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक दी गई है। मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि 72 साल की पार्लिमानी तारीख में पहली बार हुआ है कि जब अपोजिशन ने राज्यसभा के सदरनशीन के खिलाफ नोटिस दी है। तमाम अपोजिशन जमात के अरकान ने इस पर दस्तखत की हैं और उनका कहना था कि सदरनशीन जानिबदाराना मौक़िफ़ रखते हैं। 72 साल हो गए हैं। राज्यसभा पहले गठन हुआ था मई 1952 में। पहली बार 72 सालों में विपक्ष की पार्टियों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब को लेकर एक प्रस्ताव मोशन सबमिट किया है। ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी बिगड़ गई है। हम इस उम्मीद के साथ हम आते हैं कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष होती है, विपक्ष की पार्टियां होती हैं और अंपायर के रूप में, गार्डियन के रूप में, रक्षक के रूप में चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। चेयरमैन उपराष्ट्रपति भी होते हैं। सो बड़े सम्मानित हैं हमारे जो मौजूदा आज के जो चेयरमैन साहब हैं। बड़े विद्वान हैं, बड़े वकील हैं। संविधान का उनका बहुत गहराई से उन्होंने उस पर विचार किया है, लिखा है, बोला है। पर जिस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया है, और खास तौर से कल जो देखने को मिला, दूसरी तरफ अपोजिशन कांग्रेस और आप पार्टी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के मुलतवी होने पर हुक्मरान बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी, शशि थरूर, रणदीप सुरजेवाला, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी अडानी के मामले पर मुबहस से फरार हो रही है। आप पार्टी के संजय सिंह का कहना था कि हुक्मरान जमात के अरकान समझते हैं कि वो नारे लगाकर अपोजिशन की आवाज़ को दबा सकते हैं, तो हम उनसे बड़ी आवाज़ में नारे लगा सकते हैं। अडानी जी पे बहस करने से डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको। Clear that the BJP has no desire to run the house.
They are the ones who have disrupted. It is not the opposition that disrupted the House. And the Speaker is obliging them. It looks like they have decided they don't want the session to function at all. If that is their intention, then they may as well call off Parliament. They're wasting our time and the taxpayers' money. But they are the ones who disrupted. Did you see the opposition disrupting? There was no disruption from the opposition. It's the ruling party that's disrupting the House. Shocking. देश के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि शहीद दिवस उन लोगों की गैरमामूली हिम्मत और कुर्बानियों को याद करने का मौका है जिन्होंने आसाम तहरीक के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। आसाम तहरीक रियासत में गैर कानूनी तारिकिन वतन की शनाख्त और मुल्क बदरी के लिए एक मुकामी तहरीक थी। तहरीक के दौरान अपनी जानें गंवाने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 10 दिसंबर को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शहीद दिवस उन लोगों की गैरमामूली हिम्मत और कुर्बानियों को याद करने का मौका है जिन्होंने आसाम तहरीक के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके अटल अज़्म और बेलौस कोशिशों ने आसाम की मुनफरिद सकाफत और शनाख्त को महफूज रखने में मदद की। उनकी बहादुरी को हम सबको तरक्की याफ्ता आसाम के लिए काम जारी रखने की तरगीब मिलती है। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने आज अगरतला में त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी TIT में नए तामीरशुदा ऑडिटोरियम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस इदारे ने हाल ही में एक ऑडिटोरियम की तामीर की है। 885 नशिस्तों की गुंजाइश वाला आर्ट ऑडिटोरियम, जिसकी लागत तकरीबन 18 करोड़ रुपए है। उन्होंने इदारे के NSS यूनिट के ज़ेर-ए-एहतमाम खून के अतिये के कैंप में भी इस मौके पर शिरकत की। सड़क की तोसी के नाम पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 180 साल पुरानी नूरी जामे मस्जिद के एक हिस्से को मुनहदिम कर दिया गया। पुलिस के गैर मामूली दस्तों की मौजूदगी में आज मुकामी इंतजामिया की तरफ से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी ने इस कार्रवाई पर शदीद एतराज़ किया है। मुकामी इंतजामिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मस्जिद का एक हिस्सा सड़क की तोसी और ड्रेनेज की तामीर के लिए रुकावट बन रहा था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अविनाश त्रिपाठी और SSP विजय शंकर मिश्रा की निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस और इंतजामिया का कहना था कि मस्जिद कमेटी को इस सिलसिले में नोटिस सितंबर के महीने में दी गई थी। अब यह भी बताया जा रहा है कि इलाके में दूसरी जायदादों को भी नोटिस जारी की गई हैं, लेकिन पहले मस्जिद के हिस्से को मुनहदिम कर दिया गया। नूरी जामे मस्जिद कमेटी के इंतजामिया और कमेटी का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी की गई है। अदालत ने कहा था कि कोर्ट की मंजूरी के बगैर किसी भी इबादतगाह की निदामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जामे मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद नूरी ने बताया कि कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की गई है और इस केस की समाअत 13 दिसंबर को होगी, लेकिन समाअत से पहले ही मस्जिद के जज़वी हिस्से को मुनहदिम कर दिया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोंडाली में ऑटो ड्राइवर की क़यामगाह पहुंचकर लंच किया। बाद में ऑटो ड्राइवर्स और उनके अफराद ख़ानदान से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए वो 5 ऐलानात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप पार्टी जब फरवरी में दोबारा इक़्तिदार पर आएगी तो ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। दिवाली और होली को हर ऑटो ड्राइवर को 2500 रुपये इनाम दिया जाएगा और उनके यूनिफॉर्म भी सिलवाए जाएंगे। केजरीवाल ने बताया कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए 10 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी फराहम किया जाएगा। ऑटो ड्राइवर्स के बच्चों के लिए मुसाबिक़ती इम्तिहानात की तालीम के लिए हुकूमत फीस जमा करेगी। के ऑटो वालों के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे आज भी याद है 2013 में हमारी नई नई पार्टी बनी थी। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में ऑटो वालों को लोग दुत्कारा करते थे। मीटर से नहीं चलते, बदतमीजी करते हैं, लूटते हैं, अलग अलग तरह से बोला करते थे। सबसे पहले मुझे याद है मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो वालों की एक बहुत बड़ी सभा की थी और उस सभा में मैं पहला पॉलिटिशियन था देश का जब मैंने ऑटो वालों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ था और मैंने कहा था कि अगर ऑटो वाले लूटते हैं, डाका डालते हैं तो ये तो अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं।
ये लोग सिस्टम के पीड़ित हैं, व्यवस्था के पीड़ित हैं। दिल्ली में अगले साल असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ रही है और पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। इसी दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दहली फसादात के मुलजिम ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। ताहिर हुसैन, जो इससे पहले आम आदमी पार्टी के रुकन थे, अब मजलिस के उम्मीदवार होंगे और वो मुस्तफाबाद असेंबली हल्के से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। बैरिस्टर अवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एमसीडी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन AIMIM में शामिल हो गए हैं और आइंदा दहली असेंबली इंतखाबात में वो हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके अहल खाना और हामियों ने आज मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। वाज़ेह है कि ताहिर हुसैन पर 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान तशद्दुद की साजिश में मुबैना मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया था। कांग्रेस की क़ायद सुप्रिया श्रीनाथ ने बीजेपी को OCCRP पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी को OCCRP के साथ मसला है और वो है गौतम अडानी पर उनकी रिपोर्टिंग। के लिए ये लोग कहते हैं ये एक फंडेड पेपर है और ये भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये भारत के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, ये अडानी की कलई खोल रहा है, ये अडानी की बखिया उधेड़ रहा है और इससे दिक्कत है क्योंकि ये गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों की बखिया उधेड़ रहा है। इससे दिक्कत है क्योंकि इसी OCCRP ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कहा था कि विनोद अडानी के जो 2 सहयोगी हैं, चांगचुंग लिंग और नासिर अली शाबान अली, उनके पास अडानी ग्रुप की 4 लिस्टेड कंपनियों के 13% शेयर हैं। भारत का कानून कहता है किसी भी लिस्टेड कंपनी की 25% जो शेयर होल्डिंग है वो जनता के पास होनी चाहिए। उस 25% में से 13% विनोद अडानी के सहयोगी लेकर बैठे थे और इसी OCCRP की रिपोर्ट के बेसिस पर यह भी पता चला कि जब अडानी जी कोयला देश ला रहे थे और मोटा माल कमा रहे थे कोयले का दाम बढ़ा बढ़ाकर, जिससे किसानों का आ रहा है 50,000 की बिजली का बिल, उस कोयले का दाम बढ़ाने का काम इन्हीं चांगचुंग लिंग और नासिर अली शाबान अली ने किया और उसके बेसिस पर बिजली के दाम बढ़े। इसलिए OCCRP से दिक्कत है। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने ऐलान किया कि राजस्थान हुकूमत हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाएगी। हम राजस्थान में तारिकीन वतन राजस्थानियों के लिए एक नया महकमा बना रहे हैं जो महाजिर राजस्थानियों की महारत और वसाइल का इस्तेमाल करेगा और उनकी मदद करेगा। राजस्थान में हमारी हुकूमत ने महाजिर राजस्थानियों को एजाज़ देने का फैसला किया है। भजन लाल ने कहा कि 10 दिसंबर को हमेशा प्रवासी राजस्थान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। में सहभागी बनने के लिए आप लंबी यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपकी ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है, ये एक संकल्प के लिए की गई यात्रा है और हम सबका एक ही संकल्प है कि राजस्थान को विकसित राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान, देश का सिरमौर राजस्थान बनाने में हम सभी एक साथ जुटे, ये मेरी आपसे कल्पना है। मेरे सामने विराजमान अनेक भाई बहनों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। मेरी निवेश यात्रा के दौरान देश और विदेश में आपने मुझे जो स्नेह और समर्थन दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आपने अपनी मेहनत, कर्मठता और लगन से देश दुनिया में जो प्रतिष्ठा कमाई है और अपनी सफलता से राजस्थान को गौरवान्वित किया है, उसे मैंने अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान महसूस किया है। राजस्थानियों की मीठी बोली और मनोहार की अलग ही पहचान है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रुकन पार्लियामेंट शंभुई चौधरी ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार की महिला सम्मान यात्रा के बारे में उनके तबसरे पर कड़ी तनकीद की। चौधरी ने कहा कि एक लीडर बल्कि एक औरत होने के नाते मुझे नफरत महसूस होती है। उनका बयान ख़वातीन पर एतराज़ है।
राजनीतिक तौर पे ही नहीं पर एक महिला होने के नाते भी उनके शब्दों पे हमको घिन आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ उनको समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक दल के नेता नहीं है पर बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे शब्दों का चयन करके वो सिर्फ अपने प्रदेश का ही नाम नहीं खराब कर रहे हैं पर महिलाओं को भी एक कहते हैं ना ऑब्जेक्टिफाइंग द विमेन, उनको एक बहुत छोटी नजर से वो देख रहे हैं, और यही मानते कि इनकी ये शब्दों से इनकी सोच पता चलती है। और ये जिस तरह से आप देख सकते हैं आज बिहार राज्य में अगर महिलाओं को अधिकार देने का काम किया गया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है। उनके सम्मान की लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनके अधिकार की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हर योजना के तहत महिलाओं को सम्मान, अधिकार और सम्मान जो एक सम्मानित नजरों से उनको देखा जाए। पर उनकी ये सारी शब्दों का जो चयन है उससे आज सिर्फ एक नेता ही होने के नाते नहीं पर बिहार प्रदेश की एक बेटी होने के नाते भी हमें बहुत घिन आ रही है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने 12 ऐवान को मुलतवी करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हम हर दिन और हर घंटे एहतजाज करेंगे। ये बात खुलकर सामने आ गई है कि बीजेपी नहीं चाहती कि ऐवान की कार्रवाई चले। अगर वो नारे लगाना चाहते हैं तो क्या वो हमसे जीत सकते हैं? हम अपोजिशन में हैं, हम उनसे ज़्यादा ज़ोरदार नारे लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 40 स्कूलों को बम की धमकियां मिलने का मामला उठाना चाहते थे। वो समझते हैं कि ऐवान में खलल डाल सकते हैं और हम बस देखते रहेंगे। अब हर रोज़ हर घंटे एहतजाज होगा। संजय सिंह ने इंडिया अलायंस से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि इंडिया अलायंस के रहनुमा इस बारे में फैसला करेंगे। इसके सामने बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलाना चाहती, अब ये पूरा देश देख रहा है। वो खुद से 267 का नोटिस देते हैं, सुबह हल्ला करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको नारेबाजी करना है तो हमसे आप थोड़ी जीत पाएंगे। हम अपोजिशन में हैं, हम आपसे ज़्यादा तेज नारा लगाना जानते हैं। आप लगाइए नारा। आज मैंने फिर दिल्ली के मुद्दे पे 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। ये मुद्दा नहीं है। आप उस पर 267 पे चर्चा नहीं कराएंगे। दुनिया भर की फालतू की बातें करेंगे, ऊट पटांग बातें करेंगे। जो बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, और आप उम्मीद करते हैं कि सदन को आप हल्ला करके, हंगामा करके डिसरप्ट करेंगे, हम चुपचाप देखते रहेंगे। तो ये नहीं होगा। अब प्रतिदिन हर घंटे विरोध होगा। सर लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान ने दिल्ली में बांग्लादेश के सिफारतखाने के बाहर बांग्लादेश में हिंदुओं यानी अक़लियतों के खिलाफ मजालिम पर एहतजाज किया है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला एस.एम. कृष्णा का मंगल की सुबह 92 साल की उम्र में देहांत हो गया। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। एस.एम. कृष्णा कांग्रेस के कदावर रहनुमा रह चुके हैं और तवील मुद्दत तक पार्टी से मुंसलिक रहे। उन्होंने हुकूमत हिंद में वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी। आखिरी वक्त में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। ज़राए के मुताबिक एस.एम. कृष्णा ने सुबह 2:45 बजे अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। आखिरी रसूम के लिए उनका जस्ते को मदुरई ले जाने का इम्कान है। एस.एम. कृष्णा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू समेत कई सरकर्दा कायदीन ने अपनी ताज़ियत का इज़हार किया है। नायडू ने कहा कि कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला एस.एम. कृष्णा के इंतकाल की खबर से बहुत दुख हुआ। वो एक सच्चे रहनुमा थे जिन्होंने हमेशा लोगों की फलाह व बहबूद को अव्वलियत दी। इस मुश्किल वक्त में मैं उनके ख़ानदान और दोस्तों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। कर्नाटक के वज़ीर प्रियांक खरगे ने भी एस.एम. कृष्णा के देहांत पर गहरे गम का इज़हार किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पीर के दिन हैदराबाद के कोठी के पास आशा वर्कर्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को बदबख्ताना करार दिया। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मुतासरा आशा वर्कर्स की अयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि रेवंत रेड्डी क्या इस तरह खवातीन का एहतराम करते हैं। मर्द पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों को खवातीन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पुलिस के मुलाजमीन खातून आशा वर्कर्स को ज़दोकोब करते हुए देखे गए। उनका यह भी कहना था कि ACP और कॉन्स्टेबल्स ने खवातीन के साथ नाशाइस्ता सलूक किया। वाकई को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की
तरफ से इस मामले पर एक भी लफ्ज नहीं कहा गया। केटीआर ने वाकई के जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और जिन आशा वर्कर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उससे दस्तबरदारी का मुतालबा किया। केटीआर ने कहा कि जख्मी आशा वर्कर्स को मौसर इलाज फराहम किया जाना चाहिए। మన కోసం కష్టపడ్డ ఆడబిడ్డల మీద నిన్న ఈ ప్రభుత్వం జరిపిన దమనకాండ రాష్ట్రంలో చూసిన ప్రతి ఒక్కరి గుండె కదిలిపోయింది. ఆడబిడ్డలని కొట్టడం అంటే మామూలు కొట్టడం కాదు. ఈడ్చుకెళ్లడం నడి రోడ్డు మీద మగ పోలీసు వాళ్ళు, అసలు నిజానికి పోలీసు వాళ్ళల్లో మగ పోలీసు వాళ్ళకి హక్కు ఉండదు మహిళల దగ్గరికి రావడానికి. రావడమే కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టడం, ఇష్టం వచ్చిన విధంగా భౌతికంగా దాడులు చేయడం, ఈడ్చి పారేయడం, వాళ్ళేదో వస్తువులు అన్నట్టుగా తీసి ఈడ్చి जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल हनी बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे हमलों को लेकर हिंदुस्तान में एहतजाज पर कहा कि हुकूमत हिंद को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे मुल्क में तो बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत है, तो फिर ये हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि जो पनाह गज़ीनों को जम्मू कश्मीर में लाकर बसाया गया है उन्हें पानी और बर्क़ी फराहम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। आरएसएस मैं नहीं जानता उनका प्रोटेस्ट किस बारे में है। वो कह रहे हैं हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, उन्हीं की तो हुकूमत है, आरएसएस की तो हुकूमत है, इनको देखना चाहिए इसके बारे में। और पेश हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। शाम यानी सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के कमांडर अहमद शरह ने मोहम्मद अल बशीर से मुलाकात की। इस दौरान ये इत्तलात सामने आई हैं कि मोहम्मद अल बशीर को शाम में उबरी हुकूमत की तश्कील की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात शामी मुसल्लह हिज़्ब इख्तिलाफ के ऑपरेशंस के कमांडर अहमद शरह उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी, वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली और सल्वेशन गवर्नमेंट के सरबराह मोहम्मद अल बशीर के दरमियान होने वाली इस मुलाकात के बाद सामने आई है, जिसका मकसद इक़्तिदार की मुंतक़ली के इंतजाम का तयन करना और शाम को अफरा तफरी से बचाना था। मोहम्मद अल बशीर ने 2007 में हलब यूनिवर्सिटी से शोबे मवासिलात में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उन्होंने 2011 में शामी गैस कंपनी से मुंसलिक गैस प्लांट में डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर काम किया। वो 2.5 साल वजारत औक़ाफ़ में तालीम, तरबियत और रहनुमाई में उमूर शरिया के डायरेक्टर भी रहे। साल्वेशन हुकूमत में उनके प्रोफाइल के मुताबिक मोहम्मद अल बशीर ने 2021 में अदलिब यूनिवर्सिटी से शरिया और कानून में डिग्री हासिल की। मनसूबाबंदी और इंतज़ामी तंजीम के उसूलों में सर्टिफिकेट हासिल किया। मोहम्मद अल बशीर 2022 और 2023 में तरक्की और इंसानी उमूर के वज़ीर रहे। वो 1983 में अदलिब गवर्नर के जुनूब में जिबल अज़ाविया में पैदा हुए थे। दरियासना मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बागियों के सरबराह अहमद अशरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक पैगाम में कहा है कि बशर अल असद की हुकूमत में शामिल अहम अहदेदारों का बेगुनाह कैदियों पर इंसानियत सोच तशद्दुद और कत्लेआम करने पर जंगी जराइम में ट्रायल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को इनामात देंगे जो शाम की साबिक इंतजामिया में शामिल ऐसे फौजी और आला सरकारी अहदेदारों की मालूमात फराहम करेंगे जो शामी अवाम के खिलाफ जंगी जराइम में मुलविस रहे हैं। गजा पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुनूबी शहर रफ़ाह में 10 लोग शहीद हो गए। वस्ती गजा में भी 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। मुकामी शोबे सेहत की तरफ से बताया गया है कि बरक़ी की सरबराही में खलल की वजह से दवाखानों में भी 100 से ज़्यादा मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से जारी यहूदी हमलों में हलाकतों की तादाद 44,760 तक पहुँच गई है। ज़ख्मियों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। इसराइल की तरफ से शाम के मुख्तलिफ इलाकों में शमूल दमिश्क के आसपास बमबारी की गई। बताया जाता है कि कई फौजी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद आग लगी हुई देखी गई, ताहम अभी तक किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर अपने पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे तो रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और बरतानिया में सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। रियाद के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और बरतानिया में सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका खैर मकदम किया। रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली मुलाकात में केयर स्टार्मर ने सऊदी वली अहद को मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती शोबों में ताउन बढ़ाने और दिफाई शराकतदारी को तक़वियत देने और ज़्यादा दिफाई सनती ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं प्राइम टाइम की सुर्खियों पर एक और नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के मुतनाज़ा तकरीर पर लिया नोटिस। 8 दिसंबर को वीएचपी के प्रोग्राम में जस्टिस यादव की तकरीर ने खड़ा कर दिया था हंगामा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीद दिवस आसाम तहरीक के लिए खुद को वक्फ करने वालों को याद करने का है दिन। शहीद दिवस हम सबको तरक्की याफ्ता आसाम के लिए काम जारी रखने की देता है तरगीब। अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन के दरमियान टकराव, पार्लियामेंट में हंगामा और शोरगुल के मनाजिर, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क की तोसी और ड्रेनेज के काम के नाम पर 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद को किया गया मुनहदिम। मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट से हुई रुजू। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान ने दिल्ली में बांग्लादेश के सिफारत खाने के बाहर किया एहतजाज। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम किए जाने का लगाया इल्जाम। दिल्ली आप पार्टी के साबिक एमएलए ताहिर हुसैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल। मुस्तफाबाद असेंबली से करेंगे मुकाबला। शाम में मिलिट्री ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के कमांडर अहमद शरा ने मोहम्मद अल बशीर से की मुलाकात। मोहम्मद अल बशीर को शाम में उबरी हुकूमत की तश्कील की जिम्मेदारी सौंप दी गई। शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के 250 से ज्यादा हमले, कई मुकामात पर लगी आग। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर अपने पहले सरकारी दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। और नाज़रीन के साथ प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़। शब्बा।